नवम कक्षा के प्यारे बच्चों, एक लंबे अरसे के पश्चात मैं आप लोगों के समक्ष उपस्थित हुई हूँ। पूर्व की सारी घटनाओं की जानकारी संक्षिप्त रूप में आप सबको है ही कि एक छोटी सी घटना के बाद मैं कैसे शारीरिक रूप से अशक्त हुई और उसी के कारण मानसिक रूप से भी आप लोगों से कुछ हद तक तो दूर हो ही गई। लेकिन YouTube एक ऐसा माध्यम है जिसके माध्यम से मैं आप लोगों से जुड़ सकती हूँ, और जैसे मैं आप लोगों को ऑनलाइन पढ़ाया करती थी वैसे तो अब देने लायक थोड़ी बहुत हो गई हूँ। अतः आज की कक्षा महादेव के दिन सोमवार को मैं प्रारंभ करती हूँ, और उसी के तहत जो हमारे सिलेबस के तहत आने वाले 2 पाठ कृतिका के पाठ्यक्रम से रह गए हैं उनको मैं आपको समझाने का प्रयास करती हूँ। उम्मीद है कि इस वीडियो को देखने के पश्चात आप लोग इसको बहुत हद तक समझ जाइएगा। सबसे पहले जगदीश चंद्र माथुर जी के बारे में हम सब थोड़ा जान लें कि इनका जीवन कैसा था, जीवन परिचय जिसे हम कहते हैं। सुपरिचित नाटककार जगदीश चंद्र माथुर जी का जन्म खुर्जा नामक जगह पर, जो उत्तर प्रदेश में है, वहाँ हुआ था, और इनकी शिक्षा दीक्षा इलाहाबाद विश्वविद्यालय से हुई थी। बचपन से ही नाटकों में रुचि होने के कारण स्कूल, कॉलेज और जो अन्य सांस्कृतिक उत्सव हुआ करते थे उसमें ये बड़े ही हृदय से भाग लिया करते थे। नाट्य लेखन यानी नाटक लिखना और उसका निर्देशन करना, डायरेक्शन देना, और साथ ही उसमें अभिनय भी करना, अदाकारी अपनी दिखाना भी इनकी दिनचर्या का भी कह सकते हैं और जीवन का भी कह सकते हैं कि एक मुख्य उद्देश्य रहा करता था। और ये प्रारंभिक अवस्था में तो शौकिया किया करते थे, बाद में यही शौक जो इनका था सृजन में परिणत हो गया। इनके नाटकों में हमें एक विविधता देखने को मिलती है। जो ऐतिहासिक नाटक हुआ करते हैं उनमें एक अलग छवि उभरती है, और सामाजिक समस्याओं से जुड़े उन्होंने कई एकांकी नाटक लिखे। कुछ व्यंग्य प्रधान भी नाटक रहे जो बहुत चर्चित हुए। उनकी प्रमुख कृतियाँ जो हैं वो है कोणार्क, वैशाख नंदन, शारदिया, पहला राजा, भोर का तारा, ओ मेरे सपने आदि। इस तरह से इनकी रचनाएं हमारे समक्ष उपस्थित हुई। हम लोगों का मुख्य विषय आज है, हमारे पाठ्यक्रम में जो पाठ है रीढ़ की हड्डी, उसको पढ़ना। रीढ़ की हड्डी एक ऐसा एकांकी है जिसमें लड़कियों के पढ़ाई को बुरा माना गया है। लड़कियों की पढ़ाई, शिक्षा दीक्षा को इतना ही हद तक माना गया है सही जहाँ तक वे चिट्ठी पत्री लिखना जान ले, बाकी घर के कामों में वो सहयोग करें, अर्थात रसोई घर तक वो सिमट कर रह जाएं। और उमा है इस एकांकी की नायिका। यह उमा अपने माता पिता की लाडली है, और राम स्वरूप, गोपाल प्रसाद, रमा जो उमा की माँ है, एक नौकर, और शंकर जो इस नाटक का एक पात्र है, इसके बारे में हम सब इस एकांकी में देखते हैं। बच्चों, जब हम इस एकांकी को पढ़ते हैं तो पाते हैं कि एक साधारण सा परिवार जो अपनी बेटी को पढ़ा लिखा कर ग्रेजुएट बनाया हुआ है, लेकिन आज के समय में उसकी शादी में उनको कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। क्यों? क्योंकि लड़का के जो पिता हैं वो चाहते तो हैं कि लड़की हमें पढ़ी लिखी मिले, पर इतनी ही जो सिर्फ अक्षर ज्ञान रखती हो, कहीं ऐसा न हो कि आगे वो बढ़कर किसी अन्य चीज़ों में वह हिस्सेदारी ले सके। यहाँ पुरुष प्रधान समाज का एक अहम उभर कर सामने आता है बच्चों, जो लड़कियों को इस रूप में देखना चाहता है कि वो कहीं ऐसा ना उभरे जो हमारे ऊपर
हमसे भी अच्छी दिख सके, हमसे भी अच्छे कार्य कर सके। लड़का के जो पिता हैं उनका एक अहंकार यहाँ टकराता है। जब हम आप नाटक को पढ़ेंगे तो देखेंगे एकांकी को पढ़ने के बाद कि वो चाहते हैं कि मुझे एक लड़की सुघर मिले, सलज मिले, और इसी क्रम में इसका प्रारंभ भी होता है लड़की देखने आने की प्रक्रिया से। और लड़की के पिता बड़ी बारीकी से अपने घर को ठीक करवा करके उनके स्वागत सत्कार की तैयारियां करते हैं। लड़की चूँकि पढ़ी लिखी और समझदार है, और यहाँ जो लड़का है जिससे उसकी शादी होने वाली होती है वो बहुत ही बेहुदा किस्म का है। और इसी क्रम में जब वो देखने आते हैं तो लड़की को पहले से ही वो देखने अपने को दिखाने के लिए तैयार नहीं होती है, क्योंकि उसको लगता है कि ये एक गलत परंपरा बन रही है कि चुपचाप हमें एकदम मूक जानवर की तरह कहीं प्रदर्शित कर दिया जाए। इसलिए वो सामने नहीं आना चाहती। अपनी माँ से भी थोड़ा सा उसका मतभेद होता है। किसी तरह से उसके पिता उसकी माँ को बोलते कि अपनी लाडली को समझाओ, और किसी तरह से वो तैयार होती है। बहुत ही सुघर और सलज लड़की है। उसे हारमोनियम बजाना, गाना गाना और पढ़ाई लिखाई में सब कुछ अच्छे से आना, सारी चीज़ें उसके एक गुण के रूप में ही प्रकट होते हैं। जब लड़की के पिता और लड़का उसे देखने के लिए आते हैं तो उसे बैठाया जाता है, और पहले तो लड़की के पिता उसको गाना गाने के लिए बोलते हैं। इतनी सुरीली आवाज़ में खुद बाजा बजाकर वह गाना सुनाती है। उसके बाद उससे कुछ और चीज़ भी पूछे जाते हैं, लेकिन वो चूँकि लड़की के पिता के बातों से सहमत नहीं रहती है, अतः वह जवाब नहीं देना चाहती है। और बहुत सारी बातें ऐसी होती है लड़का के पिता की जो उसे अच्छी नहीं लगती, लेकिन अपने पिता की व्यवस्था को देखकर वह चुप रहती है। जब अंत में लड़के के पिता हिसाब किताब की बात करने लगते हैं, तिलक दहेज, तब वह अपने आप को रोक नहीं पाती, और गाना गाने के क्रम में ही एक बार जब वो अपना चेहरा उठाती है तो उस लड़के को देख लेती है जो उसे शादी करने के लिए आया होता है, देखने के लिए आया होता है। जब देखती है तब उसे ध्यान आ जाता है कि अरे यह तो वही लड़का है जो हॉस्टल में, लड़कियों के हॉस्टल में धोखे से घुस गया था, और पकड़े जाने पर बड़ी ही आरजू मिन्नत करके नौकरानी का पैर पकड़ के वहाँ से निकल कर भागा था, नहीं तो उसकी वहीं धुनाई हो जाती। ऐसा उसको ध्यान आता है कि यह तो वही लड़का है। तब तो और भी ज़्यादा उसको वितृष्णा होती है, घृणा जैसे होने लगती है, लेकिन वह चुप रहती कि घर आए मेहमान का कैसे अनादर करे। उसका एक संस्कार यह भी था, अपने पिता का भी अनादर होता इसलिए। और जब इस सब के बाद लड़के के पिता कि कहीं लड़की पढ़ी लिखी तो नहीं, अधिक पढ़ी लिखी तो नहीं, बहुत बार ये प्रश्न करते हैं। लड़की के पिता जो माँ के पिता हैं वो बार बार कहते हैं कि नहीं, मेरी बेटी उतनी पढ़ी लिखी नहीं है। तो अंत में जब वो हिसाब किताब की बात भी करते हैं तब इससे बर्दाश्त नहीं होता है, और ये उठकर खड़ी हो जाती है, और उसके बाद अपने शब्दों से, अपने वक्तव्यों से लड़का और लड़के के पिता के सारे बातों को नपे तुले शब्दों में उजागर कर देती है। और लड़का के पिता को ऐसा प्रतीत होता है जैसे मुझे आईना दिखा दिया गया हो। किसी कम उम्र के व्यक्ति ने जब उनको आईना दिखाना शुरू किया तो उनका अहंकार और उबल पड़ता है। और जब वह यह बताती है कि आप इतनी बातें तो कर रहे हैं मेरे बारे में, लेकिन अपने लाडले को पूछा कभी कि उसकी रीढ़ की हड्डी भी है क्या? अभी उस दिन हॉस्टल में, लड़कियों के हॉस्टल में यह जान बचाकर भागे थे, ये पूछा कभी आपने? उसके बाद से तो और भी वो गुस्से हो जाते हैं और कहते हैं कि इसका मतलब है कि तुम लड़कियों के हॉस्टल में रही हो, पढ़ी लिखी हो। और इसके बाद वो कि नहीं नहीं नहीं, मुझे पढ़ी लिखी लड़की से शादी नहीं करना। उमा भी अपने शब्दों में सारा जवाब देती है, अपने पिता के पहचान को बनाए रखती है, और मैं पढ़ी लिखी हूँ साबित करती है कि मैं पढ़ी लिखी हूँ, तो इस पर मुझे गर्व है और ये कोई गुनाह नहीं है। आपको इसको समझना होगा कि पढ़ी लिखी लड़कियाँ होशियार होती हैं, समझदार होती हैं, आपके बेटे की तरह पढ़ाई का ढोंग नहीं करती और इस तरह से अपने चरित्र को भी बर्बाद नहीं किया करती। उसके बाद से दोनों का तो संबंध विच्छेद होता है। दरअसल इसका शीर्षक ही बच्चों रीढ़ की हड्डी रखा गया इसीलिए
कि रीढ़ की हड्डी हमारे शरीर का एक ऐसा अंग है जिस पर हमारे पूरे शरीर की संरचना टिकी होती है मुख्य रूप से। तो यदि वही कमी लिए हो तो हमारा शरीर कमी युक्त हो जाएगा। और जो लड़का शंकर है उसमें सबसे बड़ी कमी यही है। तो जब हम इस प्रतीकात्मक शीर्षक को देखते हैं तो हमें पता चलता है कि किस बारीकी से जगदीश चंद्र जी ने इसका शीर्षक रखा है। बच्चों, ये हमने पाठ का निचोड़ बताया और इसके कुछ प्रश्न होंगे जो मैं आप लोगों को जो व्हाट्सएप पे है, जिस तरह से पहले कक्षा लिया करती थी उस पे मैं डालूँगी और आपके प्रश्नों के समाधान भी करूँगी। यदि कुछ ऐसा लगे तो आप मेरे निजी नंबर पर भी डाल सकते हैं, उनका मैं समाधान कर दिया करूँगी। और सप्तम और अष्टम की पढ़ाई तो मैं व्हाट्सएप पर जैसे पूर्वत किया करती थी कल से करूँगी ऑनलाइन। आप लोगों का तो ऑफलाइन हो रहा है, लेकिन जो आपकी शंकाएं होंगी उनके समाधान हो जाया करेंगे। आप पूरी तरह से स्वतंत्र हैं, समयानुसार मुझे अपने शंकाओं को भेज सकते हैं और उसके समाधान मैं समयानुसार कर दिया करूँगी। आप लोगों की दुआएं मेरे साथ हैं, मैं स्वस्थ हो रही हूँ और अभी वाकर की सहायता से चल पाती हूँ, थोड़ा और ठीक होती हूँ, फिर ऊपर वाले की जैसी इच्छा होगी वैसा होगा। बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा, अतः अगले वीडियो में मिलते हैं। धन्यवाद बच्चों।